फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये जीके की दृष्टि से या इंडियन पॉलिटी की दृष्टि से जरूरी है। ये इंडियन पॉलिटी पे हमारा संसद को लेकर के तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको बता चुके हैं। इसके वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। और स्टूडेंट्स, आप किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, यहाँ पॉलिटी में से या जीके में से राष्ट्रपति से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा ही जाता है, ऐसा हमारा विश्वास है। और यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न आने वाला होगा आप बड़ी आसानी से उनको हल कर पा रहे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, भारत में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले तो यहाँ ये हमें पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश की देन है। तो स्टूडेंट्स, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद भारतीय संविधान में अमेरिका की देन है। ये हम भारतीय संविधान में अमेरिका से लाए हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, संविधान में यह व्यवस्था की गई है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब हम राष्ट्रपति को और किन किन नामों से जानते हैं उसको भी हमने यहाँ बताने का प्रयास किया है, देख लेते हैं। राष्ट्रपति को हम कहते हैं कार्यपालक प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए राज्य की कार्यपालिका का प्रधान तो राज्यपाल होता है और देश की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। जो स्थिति पूरे देश में या केंद्र में राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। कार्यपालिका प्रधान कहते हैं, इसे संवैधानिक प्रधान भी कहा जाता है। संवैधानिक प्रधान, इसे औपचारिक प्रधान भी कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान भी कहा जाता है। औपचारिक प्रधान भारत के राष्ट्रपति को इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इन्हें एक नाम और दिया गया है, नाम मात्र की कार्यपालिका भी। कभी प्रश्न आ जाए कि नाम मात्र की कार्यपालिका किसमें निहित है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के शासक होते हैं क्योंकि वास्तविक शक्तियों का उपयोग तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से करते हैं। मतलब वास्तविक शक्तियों का उपयोग मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री करते हैं भारत में। राष्ट्रपति नाम मात्र के शासक होते हैं। इन्हें राज्य का प्रधान भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पूरी पॉलिटी की बुक में कभी राज्य शब्द लिखा आता है तो उसे हमें समझना है देश, क्योंकि पॉलिटी की बुक्स में देश के लिए ही राज्य लिखा जाता है। तो राज्य का प्रधान इनको कहते हैं। राज्य का भगवान भी कहा जाता है, देश का भगवान राष्ट्रपति को कहते हैं। और फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है, ब्रिटेन के राजा से या ब्रिटेन या इंग्लैंड के सम्राट से। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कोई शर्त नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये कोई शर्त नहीं होती कि एक बार बनेगा, दो बार बनेगा। ठीक है, कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आवश्यक योग्यताओं के बारे में बताया गया है आर्टिकल 58 में। ठीक है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की आवश्यक योग्यताओं के बारे में बताया गया है। अब जनरली सभी की एक सी योग्यताएं होती है, केवल एज का डिफरेंस होता है। जैसे हम कहें भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ठीक है, संसद पद पर आने की योग्यता रखता हो। ठीक है, एज लिमिट का जरूर यहाँ पर होता है कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 वर्ष 35 ईयर 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष या इससे अधिक का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। 35 वर्ष या इससे अधिक का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है भारत में। ठीक है, और भी योग्यताएं होती हैं, जैसे वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। सरकारी लाभ के पद का मतलब होता है कि वो सरकारी नौकरी ना कर रहा हो, यदि कर रहा हो तो फिर उसे रिजाइन करना होगा। विधायक का पद, सांसद का पद या राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक का पद, ये सरकारी लाभ के पद नहीं कहलाते। ठीक है, यदि व्यक्ति इन पदों पर है, सांसद है, विधायक है, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इस टाइप से यदि व्यक्ति है तो ये सरकारी लाभ का पद नहीं होता, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं
इनके कार्यकाल की चर्चा की गई है आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ये 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन करवाता है। तो एक तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवाद किसी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में नहीं सुने जाते। राष्ट्रपति से के चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के विवाद सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में सुने जाते हैं, उनका निपटारा वहां किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में आर्टिकल 54 हमें जानकारी देता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, लोकसभा के निर्वाचित सांसद तथा राज्यों के निर्वाचित विधायक। यहाँ नई व्यवस्था के तहत में दिल्ली और पांडिचेरी, क्योंकि यहाँ केवल 2 जगह जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ केवल दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है, मतलब यहाँ के विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने प्रस्तावक लगते हैं? 50 प्रस्तावक। कितने? 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 समर्थक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना चाहिए और 15,000 रुपया की जमानत राशि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन आयोग के समक्ष जमा करना होती है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न आता ही है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस पद्धति से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो हमें ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो व्यवस्था है भारत में, इसे हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या कहते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। स्टूडेंट्स, या तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व वहां पर लिखा होता है, ये अलग अलग सदस्य अपने अपने राज्य या अपने अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मत का मूल्य होता है, सबसे ज्यादा मत का मूल्य होता है यूपी से आने वाले सदस्यों का, क्योंकि वहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और सबसे कम मत का मूल्य होता है सिक्किम राज्य से आने वाले सदस्यों का, क्योंकि सिक्किम राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। तो इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मतलब विधायक और सांसद, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वोट डालते हैं। ठीक है, यहां जो हम आपको बता रहे थे कि राज्यसभा और लोकसभा के, तो राज्यसभा के 12 जो सांसदों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, और लोकसभा के एंग्लो इंडियन मूल के 2 सांसदों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति यहाँ लोकसभा में। तो ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग में भाग लेते हैं। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। कौन? मनोनीत, नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है, तो निर्वाचन की पद्धति को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ये थॉमस हेयर ने दी थी, एक इंग्लिश पॉलिटी वाला जो था व्यक्ति थॉमस हेयर। तो इसलिए इस पद्धति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है, इसे हेयर पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि ये हेयर, थॉमस हेयर द्वारा दी गई थी। ठीक है, इनका जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडलों के द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सांसद और विधायक शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह या लगभग 15 दिन, ऐसा आपको ऑप्शन में आता है। 2 सप्ताह या 15 दिन का समय राष्ट्रपति के चुनाव में प्रचार के लिए मिलता है। ठीक है, ये चुनाव कौन करवाता है राष्ट्रपति का? भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। 15,000 रुपया जमानत राशि लगती है। जमानत राशि कब वापस होती है? यदि जो वैध मत है, मतलब जो डाले गए वैध मत है, यदि 1/6 से कम, 1/6 से ज्यादा
यदि मत मिले तो जमानत राशि वापस मिलती है, और यदि वैध मतों का 1/6 से कम मत यदि मिलते हैं तो जमानत राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर ली जाती है। ठीक है, ये पैसा वापस नहीं मिलता। कोई व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, यूपी से आने वाले जो सदस्य होते हैं इनका मत ज्यादा होता है। ठीक है, इनके मत का मूल्य ज्यादा होता है, और सिक्किम से आने वाले सदस्यों के मत का मूल्य कम होता है। ठीक है, अब यहां लिखा है 6 माह। 6 माह इसलिए लिखा है कि यदि कभी राष्ट्रपति का पद खाली होता है, हाँ एक चीज और ध्यान में आ गई, उसको भी आप सुन लो। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो आपको प्रश्न आता है कि अधिकतम कितने समय बाद चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति का पद आ जाए, उपराष्ट्रपति का पद आ जाए, सांसद का आ जाए, विधायक का, पंच, सरपंच, छात्र, स्टूडेंट्स, किसी का भी पद की यदि चर्चा आ जाए कि यदि वो पद खाली हो जाता है उसकी मृत्यु के कारण या त्याग पत्र देने के कारण या न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर देने के कारण, अयोग्य घोषित कर देने के कारण, कोई भी कंडीशन बन सकती है। तो इन सब के आंसर में हमें क्या कहना है कि निर्वाचन आयोग जो रहेगा, निर्वाचन आयोग वो 6 माह का समय देता है कि 6 माह के अंदर हम वहां निर्वाचन करवा लेंगे। मतलब राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाए तो अधिकतम कितने माह तक चुनाव हो जाएगा, अधिकतम 6 माह के अंदर चुनाव हो जाएगा। ठीक है, वही हम आपको बता रहे थे। इसके बाद में आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। ओथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन करवाएगा, तो ये जवाबदारी होती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन करवाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ करवाते हैं। यदि वो नहीं होते हैं तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश जो 30 और होते हैं उनमें से कोई इनको शपथ करवाता है। छात्रों एक चीज का ध्यान रखना, यदि आपको ऐसा प्रश्न आ जाए, यदि आपको प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति यदि नहीं है किसी स्थिति में तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। एम हिदायतुल्लाह 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, एकमात्र वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं रहे मान के चलो, तब राष्ट्रपति का पद किसके पास जाएगा, तो जो 30 अन्य सहायक न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, उन 30 में से कोई वरिष्ठ न्यायाधीश भारत का राष्ट्रपति बनता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आता है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ये इसकी सूचना किसको देते हैं, ये इसकी सूचना किसको देते हैं, तो यहां हमें कहना है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जब ये राष्ट्रपति को शपथ करवा चुके होते हैं तो ये इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति के वेतन के बारे में। तो वर्तमान में 2021 चल रहा है, इसमें राष्ट्रपति का वेतन, भारत के राष्ट्रपति का वेतन, अलग अलग देशों में राष्ट्रपति का वेतन अलग अलग होता है। भारत में 5 लाख रुपया मिलता है, आयकर से मुक्त होता है, अन्य भत्ते भी मिलते हैं और अन्य प्रकार की फैसिलिटीज, अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है, इनको निवास स्थान भी दिया जाता है, अन्य भत्ते और खर्चा भी दिया जाता है, और इनके जो जीवन साथी होते हैं इनको भी 30,000 रुपया मासिक दिया जाता है। अब यदि चर्चा आ जाए कि वार्षिक पेंशन कितनी मिलती है, मतलब पेंशन के रूप में क्या मिलता है, वार्षिक पेंशन नहीं, तो जो पेंशन मिलती है वो मिलती है मासिक वेतन की आधी, मासिक वेतन की आधी इनको पेंशन मिलती है। अब हम आ जाते हैं राष्ट्रपति निवास के बारे में। तो राष्ट्रपति निवास को हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन स्टूडेंट्स दिल्ली में है, दिल्ली में है। हाँ, एक और ध्यान में, एक राष्ट्रपति भवन हैदराबाद में भी है। ठीक है, 2 राष्ट्रपति भवन है, एक हैदराबाद में और एक दिल्ली में है, लेकिन मुख्य राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। उसी राष्ट्रपति भवन को राष्ट्रपति निवास कहते हैं, ये दिल्ली में है। अब इस राष्ट्रपति निवास में पहले कौन रहता था, तो भारत के जो वायसराय होते थे जब अंग्रेजी शासनकाल था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो पहले इसी में कौन रहते थे, भारत के वायसराय रहते थे, और जब अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया भारत में तो उसी स्थान पे, वायसराय के स्थान पे राष्ट्रपति रहने लगे। इसके वास्तुकार कौन थे, तो जो संसद भवन के थे लुटियंस राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार थे। इसके ठेकेदार का नाम आ जाता है कभी कभी, ठेकेदार थे हारून अल राशिद।
इसके निर्माण में 17 साल लग गए थे। राष्ट्रपति भवन के निर्माण में 17 वर्ष लग गए थे और इसका खर्चा आया था 1,28,00,000 रुपया उस समय का। इसमें 4 मंजिलें हैं, 340 कमरे हैं। सरकारी रूप से ये सबसे बड़ी आवासीय इमारत कहलाती है। सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी यहाँ रहे। और जब सी राजगोपालाचारी यहाँ रहे, इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, बिहार से थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे सी राजगोपालाचारी के बाद में। ठीक है। अब कभी प्रश्न आता है कि प्रथम राष्ट्रपति को मनोनीत किसने किया था जब चुनाव नहीं हुआ था? तो स्टूडेंट्स, प्रथम राष्ट्रपति को मनोनीत किया था हमारी संविधान सभा ने। किसने? प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसके द्वारा करी गई थी? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, क्योंकि निर्वाचन भी आम चुनाव के 1952 में हुए। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं राष्ट्रपति की सुरक्षा के बारे में। राष्ट्रपति की सुरक्षा के बारे में तो यहां आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की सुरक्षा पहले अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जो वायसराय को जो सिक्योरिटी दी जाती थी, जो सुरक्षा दी जाती थी, वही वायसराय के बाद में राष्ट्रपति जी को दी जाने लगी। ठीक है, वही हमने यहाँ नोट किया है। इसमें 4 अधिकारी रहते हैं, 14 जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, 161 जवानों की एक टुकड़ी रहती है। और जो भारत के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में जो लोग रहते हैं, इनका अमर वाक्य है भारत माता की जय। कभी पूछा गया है, वहीं से लिखा हमने। इनका वाक्य क्या है? भारत माता की जय। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है? तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति को केवल संसद हटा सकती है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति को स्टूडेंट्स संसद हटा सकती है। और भारत के राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग। केवल और केवल महाभियोग के द्वारा और संसद के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर संसद द्वारा महाभियोग नहीं लगाया गया। ठीक है। अब प्रश्न आपको ऐसा आता है कि जैसे अपन आगे पढ़ते थे कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से प्रारंभ होता है, तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग केवल राज्यसभा से प्रारंभ होता है, लेकिन लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से प्रारंभ होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से चालू हो सकता है, संसद के, राज्यसभा से भी चालू हो सकता है और लोकसभा से भी चालू हो सकता है। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये अमेरिका की देन है। ये भारत के संविधान में अमेरिका से आया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि बताई गई है। जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो महाभियोग किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। महाभियोग लगने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना होती है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना होती है। महाभियोग कौन लगा सकता है? महाभियोग संसद लगा सकती है। कौन लगा सकता है? भारत की संसद। किस सदन से लगता है? किसी भी सदन से लगता है। क्यों लगता है? यदि राष्ट्रपति ने संविधान का कदाचरण किया हो या अन्य आरोप उन पर लगाए गए हों, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार आदि में वो लिप्त हो, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। हालांकि अभी तक नहीं लगाया गया। ठीक है। किसी भी सदन से इसकी शुरुआत हो सकती है। सबसे पहले उस सदन के 1/4 सदस्य, उपस्थित सदस्य नहीं, कुल जो सांसद होते हैं राज्यसभा या लोकसभा के 245 या 545, इन कुल सदस्यों के 1/4 पहले हस्ताक्षर करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाते हैं। फिर वहां 2/3 बहुमत से, क्योंकि यहाँ ये विशेष बहुमत कहलाता है, 2/3 दो तिहाई बहुमत से उस सदन में वो जो प्रस्ताव होता है वो पास हो जाता है। उसके बाद में यहाँ बहस होती है। ठीक है। फिर उसके बाद बहस होती है। बहस के बाद में एक जांच कमेटी बनाई जाती है। ये जांच कमेटी अपनी जांच करके रिपोर्ट अगले सदन को सौंपती है। अगले सदन में भी यदि वो 2/3 से पारित हो जाता है, अगले सदन में भी यदि वो 2/3 से पारित हो जाता है, तो स्टूडेंट्स उसी समय से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। हाँ, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मनोनीत सांसद होते हैं, ये
राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो महाभियोग में शामिल होते हैं। मनोनीत मतलब 2 राज्यसभा के और 12 लोकसभा के मनोनीत सांसद राष्ट्रपति को हटाने में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति को जिताने में शामिल नहीं होते, मतलब चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है, ये हम आपको बता रहे थे। फिर क्या महाभियोग के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील की जा सकती है? नहीं। यदि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है संसद द्वारा तो यहाँ ये अपीलीय अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। महाभियोग के खिलाफ चाहे न्यायाधीशों को महाभियोग से ही हटाया जाता है, महाभियोग के खिलाफ किसी भी न्यायालय यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं की जा सकती। अब हम आपको बता रहे हैं राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां। तो राष्ट्रपति के कुछ कार्य और कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नियुक्ति। राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है भारत में? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सभी सांसदों की नियुक्ति करता है, सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है केंद्र सरकार की। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती है। हालांकि राष्ट्रपति इनमें उन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से और उन राज्यों के उच्च न्यायालयों की नियुक्ति करते समय राज्यों के न्यायाधीशों से सलाह कर सकते हैं, सलाह लेते हैं। ठीक है। फिर और किसकी नियुक्ति करते हैं? राज्यों के राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, संघ शासित क्षेत्र जो होते हैं, इनके प्रशासक या यदि वहां उपराज्यपाल होते हैं तो उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक लेखा, महापरीक्षक, ठीक है, नियंत्रक, महापरीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ में जो 2 अन्य होते हैं उन सहायक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति कहलाते हैं। तीनों सेनाओं को अंतरिम आदेश राष्ट्रपति ही देते हैं भारत में राजदूत और मतलब विदेशी राजदूत और राजनयिकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राजनयिक ये मतलब सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और राजदूत ये प्रशासनिक होते हैं। ठीक है, तो जो विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति होती है, विदेशों के जो राजनयिक की नियुक्ति होती है, ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और वहां से आने दूसरे देशों से आने वाले जो राजदूत और राजनयिक होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और मुख्य जो पिछड़ा आयोग या भाषा आयोग, जो मुख्य आयोग होते हैं, जो सेंट्रल लेवल के होते हैं, इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अब हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास में कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं? तो एक तो विधायी शक्ति ये प्राप्त है कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो सबसे पहले अभिभाषण राष्ट्रपति का ही होता है। यदि संसद का सदन नहीं चल रहा हो और कोई भी कानून बनाने की आवश्यकता तुरंत में पड़ जाए तो राष्ट्रपति पूरे देश में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश मतलब एक कानून बना सकते हैं, लेकिन ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक स्वीकृत रहता है, 6 माह तक वैध रहता है। 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। मतलब कभी आपको प्रश्न आ जाएगा देश में अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राष्ट्रपति। राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है। हाँ, कानून, कोई भी बिल जो होता है वो एक्ट कब बन जाता है? कोई भी जो बिल है ये एक्ट कब बन जाता है, माने कोई भी बिल अधिनियम कब बन जाता है? जब उस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब कोई भी बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब कानून यदि बनता है भारत में तो अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के ही होते हैं। फिर एक शक्ति और उनके पास है, विधेयक पर पूर्व सहमति। जो विधेयक लाए जाते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, इनमें से कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन पर राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, उनसे पहले से परमिशन लेना होती है। जैसे नए राज्यों का निर्माण करने संबंधी परमिशन पहले लेना होगी, राज्यों की सीमाएं, किस राज्य की सीमा कहाँ मिला रहे हो, इससे संबंधित परमिशन पहले लेनी होगी। यदि राज्यों के नामों में परिवर्तन कर रहे हो तो राष्ट्रपति से सहमति लेना होगी। धन विधेयक संबंधी चर्चा सबसे पहले राष्ट्रपति से करना होगी। संचित निधि से यदि
धन निर्गमन करना है, पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति लेना होती है। और राज्यों में व्यापार संबंधी नियम, राज्य राज्य के बीच में जो व्यापार होता है उससे संबंधित यदि नियम बनाना है संसद को तो राष्ट्रपति से पूर्व सहमति आवश्यक होती है। इतने मामलों में राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। अब हम चलते हैं संसद सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा लोकसभा में हमने आपको बता दिया था, क्या बताया था कि 12 राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन या नॉमिनेट करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। ये 12 सदस्य कहां से हो सकते हैं? ये खेल से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, समाज सेवा साहित्य से हो सकते हैं, इस टाइप से। और एंग्लो इंडियन मूल के 2 लोकसभा सांसदों को नियुक्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। हालांकि 2020 से, ठीक है, 2020 से 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन मूल के सदस्यों की नियुक्ति अब नहीं होगी, अभी जो है वो रहेंगे, अब नहीं होगी क्योंकि एंग्लो इंडियन मूल के सदस्यों की संख्या भारत में कम रह गई है। इसलिए भारतीय संसद ने ये 2 लोकसभा सांसदों की नियुक्ति के अधिकार को हटा दिया है। अब राष्ट्रपति आगे से 2 लोकसभा के सांसदों की नियुक्ति नहीं करेंगे। ठीक है। सैनिक शक्ति क्या प्राप्त होती है भारत के राष्ट्रपति को? तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति की नियुक्ति यही करते हैं, मतलब थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष की नियुक्ति यही करते हैं। ठीक है। एडमिरल की नियुक्ति भी यही करेंगे, फील्ड मार्शल की भी यही करेंगे, एयर चीफ मार्शल की भी यही करते हैं। और तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं, मतलब सेनाओं को अंतिम आदेश कौन जारी कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं राजनीतिक शक्तियां। तो जो 2 या 2 देशों के मध्य में जो संधि या समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के ही नाम पर किए जाते हैं, होते तो सब प्रधानमंत्री की सलाह से हैं। छात्रों एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रपति महोदय भारत में जितनी भी नियुक्तियां करते हैं या जितनी भी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रिमंडल जो उस समय का रहा होता है, तत्कालीन मंत्रिमंडल, उसकी सलाह से ही राष्ट्रपति सभी प्रकार के निर्णय लेते हैं। बाध्य नहीं है लेकिन लेते हैं। ठीक है। और किसी मामलों में जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकते हैं, बाध्य नहीं है लेकिन सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना होगी। ठीक है। तो 2 देशों के मध्य में जो समझौता या संधि होते हैं या विदेशी जो राजदूत और राजनयिक अपने यहाँ आते हैं, भारत में आते हैं, इनकी नियुक्ति, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति दूसरे देशों में, दूसरे देश के अपने यहाँ आते हैं, ये सबसे पहले किसे इन्फॉर्म करते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास में ये सब रिकॉर्ड रहता है, कौन से राजदूत हमारे विदेशों में है और कौन से विदेशों के राजदूत राजनयिक यहाँ भारत में आए हैं। ठीक है। फिर एक शक्ति और प्राप्त है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 72 में न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति महोदय सजा को माफ कर सकते हैं या सजा को कम कर सकते हैं या फांसी को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, कुछ भी। और ये राष्ट्रपति जी को अधिकार सैन्य जो कोर्ट होते हैं, जो कोर्ट मार्शल अलग से अंग्रेजों का नियम चलता है, सैनिकों की पुलिस और सैनिकों के न्यायालय अलग होते हैं, तो ये सैन्य न्यायालयों में भी लागू होती है राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर प्राप्त है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर प्राप्त है। पहला जो वीटो है इसे हम कहते हैं आत्यांतिक वीटो। पहला होता है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो क्या कहलाता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है, उसे अमान्य कर देता है। मतलब वो फाइल उनके पास पहुंची कानून बनने के लिए और उनने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि जो भी विधेयक उनके पास कानून बनने के लिए पहुंचा है वो उसे वापस सदन में भेज सकते हैं, मतलब वापस भेज सकते हैं उसे लोकसभा तक। इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। तीसरा जो वीटो है, ज्ञानी जैल सिंह ने हालांकि इसका एक उपयोग किया था पोस्ट ऑफिस संबंधित कोई विवाद पर। एक तीसरा जो वीटो है उसे हम कहते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। छात्रों ये जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्या कहलाता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक जो उनके पास आया है इस पर ना तो वो वापस करेंगे, ना तो वो मना करेंगे, ना उसको वापस करेंगे, अनिश्चित काल तक के लिए अपने यहाँ वो रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। कहते हैं कुछ नहीं आया हमारे पास, तो कोई जबरदस्ती उनसे नहीं कर सकता। ये जेबी वीटो कहलाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स राष्ट्रपति जी के लिए आपातकालीन शक्तियां भी दी गई हैं संविधान के भाग 18 में, और ये 3 आर्टिकल आते हैं इसमें। ठीक है। 3 आर्टिकल आते हैं, एक हमने यहाँ लिखा नहीं है पर आपको हम बता दे रहे हैं। एक तो है आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद जो 352 है ये दर्शाता है राष्ट्रीय आपातकाल को। अनुच्छेद 352 किसको दर्शाता है?
ये दर्शाता है छात्रों राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन, और एक होता है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। स्टूडेंट्स, अब कभी आपको प्रश्न आ जाए कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लग चुका है, एक भी बार नहीं लगा। कभी ऐसी कंडीशन रही नहीं भारत में, मुद्रास्फीति या मुद्रा विस्फीति की कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन भारत में रही नहीं। इसलिए वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत जो आता है आर्टिकल, वो कभी भी नहीं लगा है भारत में। अब हम देखते हैं कि आपातकालीन शक्तियों में पहला जो आर्टिकल 352 में जो है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ये कब लग सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए 3 कंडीशंस होना चाहिए, या तो देश में युद्ध छिड़ गया हो, गृह युद्ध छिड़ गया हो, या बाह्य आक्रमण का खतरा हो गया हो, मतलब कोई विदेश वाले भारत पर अटैक करने वाले हो, और तीसरा लगता है सशस्त्र विद्रोह। तीसरा क्या लगता है, सशस्त्र विद्रोह। हालांकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसके पहले आंतरिक उपद्रव था, 1975 तक आंतरिक उपद्रव था। ठीक है, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, तो उसमें अपन कहते हैं उसको लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवर्तन उसमें किए गए थे, मौलिक कर्तव्य वगैरह जोड़े गए थे, शिक्षा को राज्य से हटा के संवर्ती में लाया गया था, ऐसी बहुत सारी बातें। ठीक है, तो 3 प्रकार से यदि कभी आपको प्रश्न आ जाए कि आर्टिकल 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ये कितने प्रकार से लग सकता है स्टूडेंट्स, ये 3 प्रकार से लग सकता है। युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण का खतरा हो, या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब देश के देश में लोग आपसी में लड़ने लगे हों, आपस में लड़ने लगे हों, 2 जातियों के लोग, 2 समुदाय के लोग लड़ रहे हों, पूरे भारत में लड़ रहे हों, तो फिर राष्ट्रपति जो है ये यहाँ मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति खुद से निर्णय नहीं ले सकते राष्ट्रपति शासन लगाने का भी, जो उस समय का तत्कालीन मंत्रिमंडल होगा, उस मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में अधिकतम कितने माह तक का बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल एक माह में, मतलब एक बार में अधिकतम भारत की संसद 6 माह तक बढ़ा सकती है। ठीक है, अधिकतम 6 माह तक बढ़ा सकती है, और संसद की स्वीकृति से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न आते हैं स्टूडेंट्स, यहां हमने बताने का प्रयास किया है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लग चुके हैं। तो यदि ऐसा प्रश्न आपको आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लग चुके हैं, तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लग चुका है, जो 352 के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, कब कब लगा ये तारीख पूछी जाती है। पहला लगा 22 अक्टूबर, 1962 से, तारीख याद कर लेना। आप नोट्स बनाते जाना पेन कापी उठा के, और इतना तो लिख ही लेना, विश्वास है इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे राष्ट्रपति से संबंधित। पर एक वीडियो और अपलोड कर देंगे इससे, जो बहुत डीपली चीजें हैं उनको भी हम आपको बता देंगे। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा भारत में 22 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। और कब लगा आप देख रहे होंगे, भारत चाइना जो वार हुआ था, चाइना ने इंडिया पे जो अपने यहाँ अटैक किया था, भारत चाइना युद्ध कब हुआ, 1962 में। तो पहली बार यदि कभी आपको प्रश्न आ जाए कि जो 1962 से 1968 तक जो नेशनल इमरजेंसी लगी, वो किस कारण से लगी, भारत चीन युद्ध के टाइम पे लगी। ठीक है, इस समय जो राष्ट्रपति जी थे जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर प्रधानमंत्री जी थे, और राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, क्योंकि 62 तक ही रहे हैं, सबसे ज्यादा 62 तक, मतलब 12 साल के लगभग कार्यकाल रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सबसे ज्यादा। कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सबसे ज्यादा कार्यकाल, लगभग 12 साल तक वो राष्ट्रपति रहे। ठीक है, दूसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, ये 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक लगा रहा, दूसरी बार का राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे 1971 है, मतलब ये भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जो बांग्लादेश को लेकर के, ठीक है, इंदिरा जी के टाइम पर। तो ये उस समय लगा दूसरी बार में। और जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तीसरी बार लगा 25 जून 1975 को, ये इंदिरा जी के टाइम में लगा 25 जून 1975 को, और फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। और ये जो 25 जून 1975 को इंदिरा जी के टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगी, इसमें कारण क्या बताया गया, ये लगा था आंतरिक उपद्रव की आशंका के रहते, आंतरिक उपद्रव की आशंका के रहते। तो 3 आपको याद हो गए,
पहला जो लगा वो भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा जो लगा 1975 में आंतरिक उपद्रव की आशंका के कारण लगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 356 में कहीं भी आपातकाल जैसी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, संविधान में कहीं आपातकाल शब्द नहीं लिखा है। 356 में ऐसी कोई जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी जैसा शब्द नहीं लिखा है। अब हम आपको बताने वाले हैं आर्टिकल 356 के बारे में। आर्टिकल 356 कहलाता है राष्ट्रपति शासन। और कहाँ राष्ट्रपति शासन? राज्यों में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने पर, मतलब देश का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा रहा हो। ठीक है, इसको हम और क्या क्या कहते हैं जो राज्यों में लगता है? इसे राज्य आपातकाल कहते हैं और इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। ये कब लगता है? ये जब लगता है राज्यों में जब निर्वाचन के बाद में जो वहां पर विधानसभा के जो निर्वाचन होते हैं, जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा होता है, कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है राज्यों में, तब राज्यपाल सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति जी से। और राष्ट्रपति जी को यदि ऐसा लगता है कि हाँ वहां राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, वहां कोई भी दल की सरकार स्थायी रूप से नहीं चल पा रही है या चल भी रही है तो संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तो वो सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। और राज्यपाल यदि राष्ट्रपति जी यदि अनुमोदन कर देते हैं तो राज्यपाल वहां पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। और ये राष्ट्रपति शासन भी अधिकतम एक बार में 6 माह तक लगाया जा सकता है। ठीक है, 6 माह तक लगाया जा सकता है। 6 माह के अंदर उनको फिर से चुनाव वहां पर करवाना होते हैं। ठीक है, और जब राष्ट्रपति शासन राज्यों में लग जाता है तो राज्यों का जो प्रमुख या जो सर्वोसर्वा होता है या शासन चलाने की जिम्मेदारी राज्यपाल की आ जाती है। और राजभवन चूंकि राज्यपालों के निवास स्थान होते हैं राजधानियों में, राजभवन से उस प्रदेश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अब कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन जारी करता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल जारी करता है। राज्यपाल ही परमिशन लेते हैं राष्ट्रपति से। अब यदि कभी प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगाया गया, तो राष्ट्रपति शासन पहली बार पंजाब में लगाया गया। अब यदि प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया, तो सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा समय तक, अंतर है, डिफरेंस समझना आप। यूपी में 10 बार मतलब 10 टाइम, ठीक है, साल वगैरह नहीं या माह नहीं। कभी आपको प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा अलग अलग बार, चूंकि देखो पंजाब में पहली बार लगा, लेकिन यदि आपको प्रश्न आ जाए कि अलग अलग बार लेकिन सबसे ज्यादा, यदि आप जोड़ोगे तो पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन लगा है स्टूडेंट्स, ये लगभग 10 साल तक वहां राष्ट्रपति शासन लगा है, अलग अलग बार को जब हम जोड़ते हैं तो। ठीक है, अब कभी प्रश्न आता है कि सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया, तो 7 दिन का राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सबसे कम दिन का कर्नाटक में, सरकार अस्थिर थी वहां तो 7 दिन तक राष्ट्रपति शासन वहां लगा रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपतियों को क्रम से। यहां से भी आपको प्रश्न आते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों के क्रम से अनुच्छेद 360 बता चुके थे पहले। ठीक है, 360 वित्तीय आपातकाल यहां लिखा नहीं है पर समझ जाना आप लोग। अब हम आपको यहां से प्रश्न आते हैं कि कौन से नंबर के कौन से राष्ट्रपति हैं, किसके बाद कौन से राष्ट्रपति रहे। और स्टूडेंट यहां से उन राष्ट्रपतियों की विशेषता पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? विशेषता। सबसे कम उम्र के कौन थे, सबसे अधिक उम्र के कौन थे, किसका नाम उनकी माँ के नाम से लिया गया या माँ का नाम किसके नाम में आता है, पहले सिक्के कौन से थे, इस टाइप से, किसकी पद पे रहते डेथ हो गई, इस टाइप के प्रश्न यहाँ से आते हैं। हमने यहाँ आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और जो यहाँ पर ट्रिक लिखी है, यहाँ से क्रम से आपको सभी राष्ट्रपति आसानी से याद हो जाने वाले हैं। तो यदि किसके बाद कौन आता है ये भी आपसे पूछा जाए तो आप बड़े आसानी से हल कर पा रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ ट्रिक हमने लिखी है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। यदि स्टूडेंट्स आप इस ट्रिक को याद कर लेते हो, 2-3 बार लिख लेते हो और उनके जो इनिशियल्स लिए हैं हमने, जो संकेताक्षर लिए हैं कि किससे क्या बनना है, आप एक बार कॉपी में लिख लेते हो तो आपको क्रम से पूरे याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, चर्चा करते हैं। यहाँ लिखा है राजू शब्द। राजू से बनता है स्टूडेंट्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा ने भी इनको पहली बार चुना था और बाद में चुनाव जीत कर भी आए थे। ठीक है,
26 जनवरी 1950 से ये राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही हैं। ये बिहार से थे, ठीक है। देश रत्न की उपाधि गांधी जी द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दी गई थी, और इनकी एक विशेषता और है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया बाद में, और ये सबसे ज्यादा समय तक लगभग 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में इतना डाटा पर्याप्त है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। ये राजेंद्र प्रसाद और राधा से बनेगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन्हीं का जन्मदिन 5 सितंबर, इन्हें अपना जन्मदिन शिक्षकों को स्वीकृत किया था। शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे और इन्हें भी भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के टाइम पर एक बार नेशनल इमरजेंसी भी लगी थी। खैर ठीक, अब हम देखते हैं फिर यहाँ क्या लिखा है, जाकर। तो जाकर से क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकर से होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब यदि कभी प्रश्न आता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो स्टूडेंट्स याद रखना, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और सबसे कम अवधि तक रहे ये, केवल 2 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहे और उनकी डेथ हो गई थी। फिर यदि प्रश्न आता है कि कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु हुई, तो पहले तो इनकी हुई, एक और है बताएंगे आगे। तो कार्यकाल के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। सबसे कम अवधि तक ये 2 वर्ष तक ये राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड इनके पास में है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। हम तो यहां से पकड़ा है, एक मात्रा जा लगी और एक जा लगी, सो 2 मात्रा होंगे लो आप 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष 5 का कार्यकाल होता है। 2 वर्ष रहे माने कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई होगी, और 2 वर्ष रहे माने सबसे कम कार्यकाल, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी का सबसे ज्यादा कार्यकाल। फिर हम आ जाते हैं बीबी गिरी। यहां लिखा है जाकर गिरी, गिरी से बनेगा बीबी गिरी, ठीक है। बीबी गिरी जो है ये पहले कार्यवाहक है। देखो अब पहले कार्यवाहक कैसे हो जाएंगे आपको पता होगा, चूंकि इनकी डेथ हो गई, किसकी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई। अब यदि पद पर रहे थे, इनकी डेथ हो गई, तो अगला जो राष्ट्रपति होगा वो कौन होगा, कार्यवाहक होगा, ठीक है। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। एक चीज और ध्यान रखना, यदि राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के पद से हटा दिया जाता है, तो जब वो राष्ट्रपति पद पर थे तो उन्होंने जितने भी डिसीजन लिए हैं वो डिसीजन कभी अमान्य नहीं होते, वो निर्णय, वो कानून हमेशा मान्य होते हैं। ध्यान रखना, आपका भी प्रश्न आया है, दिमाग में बात आ गई, बता दिया आपको, ठीक। फिर हम चलते हैं, तो पहले यदि कार्यवाहक कहा जाए तो कौन है, बीबी गिरी। वैसे ही यहाँ लिखा है बीबी शब्द लिखा है, तो बीबी ही घर के कार्य वगैरह ज्यादा करती हैं, ऐसे आप याद रख लेना। पहले कार्यवाहक बीबी गिरी। फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि द्वितीय चक्र की मतगणना करवाना पड़ी, फिर ये राष्ट्रपति भी रहे, द्वितीय चक्र की मतगणना करवाना पड़ी, तो किसके टाइम पे, इन्हीं के टाइम पे, बीबी गिरी। पहली बार में ये चुनाव नहीं जीते तो द्वितीय मतगणना करवाना पड़ती है, ठीक है। और यहाँ द्वितीय चक्र की मतगणना है, बीबी 2 शब्द लिखा है, तो समझ जाना दूसरे चक्र की मतगणना, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, इसके बाद में बनते हैं एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। एम हिदायतुल्लाह ये दो बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ध्यान रखना, ये एकमात्र न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे, एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। एकमात्र राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये राष्ट्रपति भी रहे और सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च नहीं सर्वोच्च, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, उसके क्या रहे, जज भी रहे, चीफ जस्टिस, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ गिरी के बाद में साफ साफ यहाँ लिखा है फखरुद्दीन। क्या लिखा है, फखरुद्दीन। तो फिर फखरुद्दीन अली अहमद, यहाँ देखो इनका नाम भी सबसे बड़ा है, इतना बड़ा नाम किसी का नहीं है, ठीक है। यदि आप पूरा नाम कलाम साहब का नहीं लिखोगे तो इतना बड़ा नाम किसी का नहीं है। फखरुद्दीन अली अहमद, मतलब सबसे ज्यादा अध्यादेश इन्हीं के टाइम पीरियड पर जारी हुए, इनने सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी किए। किसने, फखरुद्दीन अली अहमद, सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति रहे। फिर हम आ जाते हैं, यहाँ फिर क्या लिखा है, ठीक है, बीडी जत्ती। फिर कौन आ जाते हैं, बीडी जत्ती बीच में आ जाते हैं, स्टेक में नहीं आ रहे अपने, बीडी जत्ती इनके बाद में, ये दूसरे कार्यवाहक रहे, ठीक है। बीडी जत्ती, यहाँ भी बीबी जैसा कोई शब्द है तो इसको भी समझना है कि दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे बीडी जत्ती। फिर हम आ जाते हैं यहाँ फिर लिखा है नीलम संजीव रेड्डी। ये यहाँ की अपनी ट्रिक में रेड्डी से बनेगा, क्या बनेगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम इनकी माँ का नाम था स्टूडेंट्स, और एकमात्र
एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि एक बार ये चुनाव हार गए थे तो दोबारा इनको निर्विरोध बना दिया गया। नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। अब संजीवनी पीली है, मान के चलो संजीवनी है इनके पास में, तो चुनाव तो कोई लड़ेगा ही नहीं इनसे, ऐसे करके आप जोड़ देना। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति जी रहे, ठीक है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे ये, और ऐसे राष्ट्रपति रहे जो इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, नीलम संजीव रेड्डी। अब हम आगे आ जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी के बाद में, वहां लिखा है फिर, यहाँ जेल लिखा है अपनी ट्रैक में, क्या लिखा है, जेल। तो जेल से क्या बनेगा, ज्ञानी जैल सिंह, जेल से बनेगा ज्ञानी जैल सिंह। चूंकि सह लिखा है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि सह लगाएं अपने नाम में, कौर लगाएं महिलाएं, सह लगाएं पुरुष, तो ये पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख राष्ट्रपति थे। अच्छा, इनने जेबी वीटो का प्रयोग किया, नीलम संजीव रेड्डी नहीं, ज्ञानी जैल सिंह, हाँ ध्यान वहां सुधार लेना, नीलम ज्ञानी जैल सिंह ने किया जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले, और ये पंजाब के कौन रहे, सीएम भी रहे, ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं आर वेंकट रमन, फिर आ जाते हैं आर वेंकट रमन, ये रमा से बनेगा, ठीक है, रमा से बनेगा, आर वेंकट रमन, ये सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति रहे, आर वेंकट रमन, ठीक है। यहाँ कट शब्द लिखा है, यहां से जोड़ लेना कि भाई इनकी उम्र कट ही नहीं रही थी, ऐसे तो यहां से याद रख सकते हो, आर वेंकट रमन सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति रहे। और एक चीज और याद रखना, इनकी उम्र नहीं कट रही थी तो सबसे अधिक उम्र के, इनके नाम एक रिकॉर्ड है, इनने 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई, इनने आर वेंकट रमन ने 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ये प्रश्न आते हैं कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे जिनने 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई, तो अपन कहेंगे आर वेंकट रमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 9वें राष्ट्रपति रहे। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ हमें इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि एकमात्र राष्ट्रपति जो मध्य प्रदेश से रहे, डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा, ये भोपाल से राष्ट्रपति रहे, भोपाल से थे ये, ठीक है, इनका निवास। अब हम आ जाते हैं के आर नारायणन, यहां लिखा है नारायण शब्द से बनेगा, के आर नारायणन, ये प्रथम दलित राष्ट्रपति, एससी से आते थे ये, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, यहां लिखा है कलम, तो कलाम साहब, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, कलाम साहब ये पहले वैज्ञानिक और पहले अविवाहित राष्ट्रपति रहे। इंडिया विजन 2020 का नारा कलाम साहब के टाइम पर ही दिया गया। इन्हें मिसाइल मैन कहा गया है, मिसाइल मैन कहा जाता है, भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के जनक इनको कहा जाता है। सबसे ज्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड है किसके पास में, क्योंकि सभी पार्टियां उनको चाहती थी, तो सबसे ज्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड है अब्दुल कलाम साहब के पास में, ठीक है, अबुल कलाम, एपीजे जेनुअल अब्दुल, समझ रहे होंगे आप, ठीक है, अभी उस पर नहीं जा रहा। और एक और इनकी विशेषता, तो 1974 से 1998 तक इनने, 1974 1998 में 2 परमाणु परीक्षण भी इन्हें करवाया पोखरण राजस्थान में, ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड पर। इसके बाद में हम आ जाते हैं, फिर यहाँ कलम के बाद में कलाम साहब के बाद में कहा जाते हैं, फिर आ जाते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी पर। ये इनके नाम क्या रिकॉर्ड है, पहली महिला राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, सभी को पता है, सुखोई विमान में यात्रा करने वाली एकमात्र राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, ठीक है। और इसके बाद में 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और अभी जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जी, ये 2017 से हैं, और इनका सीक्वेंस आता है, ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ठीक है छात्रों। यदि कुछ मिस्टेक हमने बोला हो आप चेक करके कमेंट करें, अगली बार से हम उसमें सुधार का प्रयास करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।